मैं संजय यादव आप सभी का रिजल्ट गुरु चैनल पर अभिवादन करता हूं और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसमें हैं बहुत सारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारी मिठाइयां खाइए, परंतु इकोसिस्टम को गंदा नहीं करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जानते हैं कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास से आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पर हम आज एक वीडियो बना रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? ए ऑप्शन हिप्पोक्रेट को, बी ऑप्शन स्ट्रैबो को, सी ऑप्शन जॉर्ज डी वफन को और डी ऑप्शन बॉन हम्बल्ट को। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताइए। और आप जानते हैं, एक मिनट दोस्तों, ओके, तो निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है यह आपको बताना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि निश्चयवाद जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जर्मनी की विचारधारा थी, उसमें सतत प्रयास से, कंटिन्यूस तरीके से निश्चयवाद की अवधारणा का उत्थान हो गया था। ठीक है, ये याद रखिए, शुरुआत हो गई थी और जर्मनी में जैसे ही शुरुआत और विकास हुआ था तो कंटिन्यूस तरीके से निश्चयवाद चल रहा था। परंतु उससे पहले भी आपके ग्रीक विद्वान थे, वो हिप्पोक्रेटस साहब थे। कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे, जिन्होंने इस अवधारणा का सबसे ज्यादा प्रतिपादन किया था। तो याद रखिए, ए ऑप्शन 100% सही है कि जिसने भी निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपके हिप्पोक्रेटस। बिल्कुल सही लिया जी, 100% सही आंसर। ठीक है, हिप्पोक्रेटस। चलिए, और एक चीज इनके बारे में हम बताते हैं कि हिप्पोक्रेटस एक चिकित्सक थे। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्वास्थ्य को आधार बनाकर निश्चयवाद की अवधारणा को बल प्रदान किया था। अर्थात हिप्पोक्रेटस ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर निश्चयवाद की व्याख्या करने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि निश्चयवाद रिलेटेड किससे है? तो वो आपका किससे? वायुमंडल से रिलेटेड है। किससे है? पर्यावरण से रिलेटेड है। वायुमंडल कह लीजिए या आप पर्यावरण कह लीजिए, इससे रिलेटेड है आपका 100%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। दूसरी चीज, हिप्पोक्रेटस की मेन चीज ये था, उन्होंने कहा था कि गर्म और दक्षिण की तरफ के प्रदेशों में, गर्म और, सबसे पहली बात तो क्या थी? गर्म और दक्षिण की तरफ जो प्रदेश हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो गर्म और दक्षिण की तरफ जो प्रदेश हैं वो लोग मोटे और सुस्त होते हैं। क्या? जो गर्म और दक्षिण की तरफ लोग हैं, दक्षिण की तरफ लोग हैं, वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं और सुस्त होते हैं। मोटे और सुस्त होते हैं, अर्थात उनका कहने का मतलब था कि अगर मोटे और सुस्त होंगे तो उन्हें कैसा होगा? पेचिस का खतरा होगा। किसका होगा? पेचिस का खतरा होगा। और पेचिस का खतरा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है वायुमंडल, जलवायु, इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो जलवायु पर आधारित होता है। तो अर्थात हिप्पोक्रेटस ने किसको माना था? स्वास्थ्य को। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिप्पोक्रेटस ने एक अवधारणा दी थी निश्चयवाद, और उसमें किसको आधार बनाया था? तो वो स्वास्थ्य को आधार बनाया था। उन्होंने कहा था कि जितना भी वायुमंडल आपका या जो जलवायु है, जहां पर भी गर्म या दक्षिण की तरफ होगी तो वहां पर लोग मोटे और सुस्त होंगे और उन्हें पेचिस रोग हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो निश्चयवाद का बताना चाहते थे कि किस प्रकार से पर्यावरण इंपैक्ट डाल रहा है मनुष्य पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन अगस्त काम्ते, बी ऑप्शन डेविड हार्वे, सी ऑप्शन आर.एन. बेक और डी ऑप्शन यूफी तुआन। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं मोस्ट फेमस है अगस्त कामते के बारे में, इन्होंने ही प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को दी थी। ए ऑप्शन 100% सही है। और प्रत्यक्षवाद का मतलब ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या जो क्या नाम है, आप कोई भी चीज बोल रहे हैं या समझ रहे हैं, तो क्या जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसके आधार पर बोल रहे हैं या फिर हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज भी भगवान के ऊपर डाल दिया कि भगवान ऐसा करेंगे, तो क्या भगवान ऐसा करेंगे हम उस पर आधारित हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्यक्षवाद में यह था, अगस्त कामते साहब ये बोलना चाहते थे कि देखिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है, वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है आपके, उसके आधार पर कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर हम मानेंगे। अदरवाइज हम किसी को भी, न भगवान को मान रहे ना ईश्वर को, भगवान हमें दिखता ही नहीं है तो हम क्यों माने उसको। ये मेरा कहना नहीं, ये अगस्त कामते जी का कहना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है, ये याद रखिए। कौन सा है? ए ऑप्शन अगस्त कामते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए ईसी सैंपल, बी ऑप्शन फ्रेडरिक रेडजेल, सी ऑप्शन कार्ल रिटर और डी ऑप्शन लुशियन फैब्रे। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन समर्थक नहीं था यह आपको बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निश्चयवाद का समर्थक नहीं था और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि जो निश्चयवाद है, और निश्चयवाद आप जानते हैं कि ये कहां पर उत्पन्न हुआ था? जर्मनी में उत्पन्न हुआ था। और जर्मनी में उत्पन्न हुआ था तो सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी के विद्वान होंगे तो वो निश्चयवाद को फॉलो करेंगे। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो अमेरिका में थे, जो दोनों विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, वो आपका था निश्चयवाद और संभववाद। याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो अमेरिका में लोग दोनों की विचारधारा को साथ में लेकर चल रहे थे कि निश्चयवाद और संभववाद, तभी तो नव निश्चयवाद की अवधारणा आई। समझ रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर एक संभववाद के समर्थक थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे कौन? लुशियन फैब्रे। मैंने आपको पढ़ाया था, लुशियन फैब्रे, वाइडल डी ब्लास, ये आपके संभववाद के बहुत ही कट्टर समर्थक थे। और ये बताना चाहते कि देखिए निश्चयवाद को आप कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, ठीक है, हम मानते हैं कि ये ईश्वरी सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है, परंतु जहां तक संभावनाएं हो, जहां तक पॉसिबिलिटीज हो, वहां तक हम विकास करेंगे। वहां तक क्या करेंगे? हम विकास करेंगे। अभी आप हमसे बोल दो क्या, ठीक है हम जानते हैं कि इकोसिस्टम गंदा हो रहा है, पर हम अपने एंजॉय के लिए, संभव होने के लिए कुछ थोड़े पटाखे चला ले, यही तो है ना। तो वो आपने क्या किया? संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज को आपने निखार दिया। सेम वही चीज यहां है। तो डी ऑप्शन 100% लुशियन फैब्रे, ये किसके समर्थक थे? संभववाद के समर्थक थे, संभववाद के समर्थक थे। ठीक है, तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन एल्सबर्ट हंटिंगटन, बी ऑप्शन अल्फ्रेड हैटनर, सी ऑप्शन कार्लोस सावर और डी ऑप्शन बी ए अनुचिन। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे? तो आप जानते हैं कि यहां पर एल्सबर्ट हंटिंगटन। कौन? एल्सबर्ट हंटिंगटन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, आपके आंसर्स आने चाहिए, याद रखिए। तो एल्सबर्ट हंटिंगटन, ये आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी बात थी कि जलवायु का प्रभाव, याद रखिए। ये अभी किसके, पहली बात तो ये कि किससे संबंधित थे, तो ये याद रखिए कि ये अमेरिकी भूगोलविद्ता थे, अमेरिकी
भूगोलवेत्ता थे, ये याद रखिए। ठीक है। दूसरा, इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था कि जो जलवायु का प्रवाह है, जलवायु का प्रभाव है, ये मनुष्य पर क्या आता है वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। मनुष्य पर क्या पड़ता है या मनुष्य का क्या संबंध है, इस पर रिसर्च कर रहे थे एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो अर्थात जब भी जलवायु और मनुष्य का संबंध की बात आए तो आपका आंसर एल्सवर्थ हंटिंगटन आना चाहिए जहां तक है। ठीक है, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक किताब भी थी, इनकी एक किताब थी सभ्यता और जलवायु। क्या थी? सभ्यता और जलवायु। ये इनकी एक किताब थी जो फेमस थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। इनकी एक किताब थी सभ्यता और जलवायु। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। जैसे कि मैंने बताया था, अमेरिकी भूगोलविद था, वो आपके दोनों ही थे, समवाद और निश्चयवाद दोनों के समर्थक थे। तो ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, तो ए ऑप्शन 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है आपको बताना है। ए ऑप्शन संभववाद से, बी ऑप्शन नवनिश्चयवाद से, सी ऑप्शन प्रशस्त संभववाद से और डी ऑप्शन निश्चयवाद से। तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए ग्रिफिथ टेलर का संबंध, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही आंसर 100% सही है नेहा जी, वर्षा जी 100% सही है। तो ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है वो आपका नवनिश्चयवाद से था। किससे था? नवनिश्चयवाद से था। ठीक है, ये याद रखिए, किससे? नवनिश्चयवाद से। और इनकी एक थ्योरी थी ग्रिफिथ टेलर की, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। इसका मतलब क्या था कि रुको और जाओ निश्चयवाद अर्थात सबसे पहले आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। किसको? ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, याद रखिए। और ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर रेड लाइट येलो लाइट की बात चल रही है। अर्थात आपको पर्यावरण के साथ इस प्रकार से संबंध रखना है कि आप उसका उतना ही योगदान, उतना ही यूज करें जितनी आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज कर लेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यह काम था आपका नवनिश्चयवाद का। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने गंतव्य, आप अपने उद्देश्य को मत बदलिए। आपका उद्देश्य है कि मुझे यहां पर बिल्डिंग बनानी है, आपका उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो वो उद्देश्य आपका 100% सही है, वो रखिए आप, उससे कोई मना नहीं कर रहा। परंतु आपको क्या करना है कि जो उद्देश्य उन्होंने बनाया था वो आप रखिए। दूसरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप प्रॉपर तरीके से उस उद्देश्य के साथ समझिए कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप उसको नींव रखिए। ऐसे ही पर्यावरण में है कि आप अपना जो बिल्डिंग बना रहे वो बनाइए, हम मना नहीं कर रहे, परंतु ऐसे बनाइए जिससे पर्यावरण को कोई भी हानि ना हो, पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये आपके नवनिश्चयवाद से थे, तो आपका बी ऑप्शन नवनिश्चयवाद ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विधि थी जो कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी। ए ऑप्शन निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन आगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन तुलनात्मक विधि और डी ऑप्शन ऐतिहासिक विधि। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि थी जो कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्ल रिटर ने आपकी निगमनात्मक पद्धति को तो अपनाया था, पर जो आगमनात्मक था इसको इन्होंने अपनाया नहीं था, यह याद रखिए। तो आपका आंसर क्या है? आगमनात्मक विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहां पर भूगोलविदों के नाम दे रखे हैं और वो किस देश से संबंधित है यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक रेटजेल आपके किससे संबंधित हैं? सैंपल आपके किस राष्ट्र से संबंधित हैं? डडले स्टाम्प आपके किससे संबंधित हैं? और बाइडल डी ब्लास आपके किससे संबंधित हैं? तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल जिन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा के बारे में बताने की कोशिश की थी, जिन्होंने प्रकृति को ही सर्वोपरि माना था, वो आपके कौन थे? जर्मनी से। और जर्मनी में आपकी निश्चयवाद की अवधारणा चल रही थी। तो ए का तो चौथा ऑप्शन 100% सही है, इसमें सी और डी में मिल रहे हैं, ए और बी आप हटा दीजिए। ठीक है, 100%। उसके बाद सैंपल, डडले स्टम्प और बाइडल डी ब्लास। तो ब्लास आप जानते हैं कि ये आपके फ्रांस से, तो डी का पहला और डी का पहला ऑप्शन आपको यहां मिल रहा है। आपको जरूरत ही नहीं है ना, जो आपको पता है वो ले लीजिए, खत्म कहानी हुई। तो डी का पहला 100% सही, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। अब बी का तीसरा, सैंपल आपके किससे थे? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से थे और डडले स्टम्प आपके ग्रेट ब्रिटेन से थे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पता है पहले उसको कीजिए, जो नहीं पता है उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है यह आपको बताना है। ए ऑप्शन ईसी सैंपल, बी ऑप्शन कार्ल साबर, सी ऑप्शन WM डेविस और डी ऑप्शन पीटर हैगेट। तो जल्दी से बताइए, ये आपके देश दे रखे हैं और ये आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सुमेलित है और कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ये मैं आपको करा चुका हूं और बहुत अच्छे से कराया है मैंने। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ईसी सैंपल, कार्ल सावर, WM डेविस, ये तीनों के तीनों ही, ईसी सैंपल, WM डेविस और आपके कार्ल सावर, ये तीनों के तीनों ही आपके किससे संबंधित है? यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और पीटर हैगेट आपके किससे संबंधित है? ये आपके ब्रिटिश से संबंधित है, ब्रिटिश से संबंधित है। अरे ब्रिटिश की स्पेलिंग यार थोड़ा सा देख लिया करिए, ब्रिटिश से संबंधित है, तो ये कंफर्म है। तो पीटर हैगेट आपके ब्रिटिश से संबंधित है, इसी सैंपल, कार्ल सावर और WM डेविस ये आपके यूएसए से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मानव वातावरण संबंध। देखिए सबसे पहली बात तो है, टॉपिक नाम क्या है? मानव वातावरण संबंध, अर्थात मानव का और वातावरण का क्या रिलेशन है और वो किसने व्याख्या की थी, हम उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, ट्रेंड देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहां पर मानव और वातावरण संबंध है, तो ये कुछ थ्योरी दे रखी है, समझ रहे? और वो थ्योरी के कौन संस्थापक हैं, भूगोलविद, वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी छोटी सी ये चीज जो है ना, ये नोटिस किया करिए, ये आखिर में क्यों लिखा गया है, अपने आप समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन संभववाद, बी ऑप्शन निश्चयवाद, सी ऑप्शन वैज्ञानिक निश्चयवाद, डी ऑप्शन क्रियात्मक संभववाद। भूगोलविद ये दे रखे हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। संभववाद के कौन समर्थक थे? ओके। निश्चयवाद के कौन समर्थक थे? ओके। वैज्ञानिक निश्चयवाद के कौन समर्थक थे? और क्रियात्मक संभववाद के कौन समर्थक थे? है ना? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए संभववाद आप जानते हैं कि इसके बाइडल डी ब्लास थे, 100% श्योरिटी है और इन्हें आधुनिक माफी चाहता हूं, संभववाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है, संभववाद में बाइडल डी ब्लास का। निश्चयवाद आप जानते हैं कि कौन थे?
वो आपके फ्रेडरिक रेटजेल थे। जर्मनी के संस्थापकों में से एक माना जाता है निश्चयवाद। ये कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। वैज्ञानिक निश्चयवाद या नवनियतिवाद, इसके संस्थापक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। कौन से? नवनियतिवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद, तो इसके कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। और यही क्रियात्मक संभववाद के कौन थे? तो जी टैथम। ये आपके क्रियात्मक संबंध थे। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? देख लीजिए आप, ए का आपका तीसरा ऑप्शन है और ए का तीसरा ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है, यानी 3 रेस के घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। चलिए, निश्चयवाद फ्रेडरिक रेटजेल है, तो बी का आपका 4th है और बी का ऑप्शन यही पलट गए, यही पलट गए। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 भूगोलों के चिन्ह फलक रहे हैं, उन्हें सही कालानुक्रम पुराने से नए में व्यवस्थित करना है और आपको कूट से अपने उत्तर का चयन करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं, जल्दी से बताइए। यहां पर ये नव निश्चयवाद है, ये नव निश्चयवाद है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो है कि इनका क्रम क्या था। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका नव निश्चयवाद आएगा, नव निश्चयवाद, उसके बाद आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण आएगा। अभी बता रहा हूं आखिर में कैसे बोल रहा हूं। ये विभेदीकरण आएगा, क्षेत्रीय विभेदीकरण आएगा। उसके बाद आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, भूवैज्ञानिक संगठन आएगा। क्या आएगा? भू वैन्यासिक संगठन आएगा। भूवैन्यासिक संगठन आएगा, ये याद रखिएगा। और उसके बाद आपका आएगा कौन सा? याद रखिए, उसके बाद कौन सा आएगा? मानवता परक भूगोल। किसका आएगा? मानवता परक भूगोल। ये आपका क्रम रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रीक विद्वान है एस्ट्रोलॉजी की बात करना चालू हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे थे वो? ब्रह्मांड का पृथ्वी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे हमने अक्षांश देशांतर के बारे में जाना, क्या कौन से अक्षांश है, कौन से देशांतर है, हम उनके बारे में समझा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम महासागरों की ओर बढ़ते चले गए। कौन से महासागर कहां पर हैं, कैसे, किस प्रकार से हैं, हम उन पर भी चढ़ते चले गए। धीरे धीरे फिर हमने खोजें करना चालू कर दी, तो आप जानते हैं अरब भी आना चालू हो गए, है ना, और अरब भी चालू हो गए। धीरे धीरे अंधकार युग आता है। अंधकार युग अर्थात ब्रिटेन में उस समय अंधकार युग चल रहा था, ब्रिटेन से कोई मतलब ही नहीं था। फिर धीरे धीरे हम जर्मनी की ओर आते हैं। तो जब हम खोज पे खोज कर रहे थे, तो हमें यह पता था कि संसाधन मिल रहे हैं, और संसाधन मिल रहे हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से इनको छीनना है, इनको निकालना है। और निकालना है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर दिक्कत क्या आएगी? पर्यावरण से दिक्कत आएगी। तो निश्चयवाद की अवधारणा उत्पन्न हुई वहां पर कि आप अगर इतना संसाधन को करेंगे, इतनी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और उसी समय जियोपॉलिटिक्स की भी बात होना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि खोजें होंगी, आसपास में इधर होंगे, तो ये क्या करेंगे? ये इधर दूर दूर तक जाएंगे, और दूर दूर तक जाएंगे तो आप जानते हैं क्या स्थिति आएगी। आप ये सारी चीज जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जियोपॉलिटिक्स की बात आई, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो हमारा पर्यावरण है उसमें हस्तक्षेप मत करो, बाकी का कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ हमने हस्तक्षेप किया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और प्रकृति के साथ हमने हस्तक्षेप किया, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो दिक्कतें है, इसलिए इसको नष्ट करो, इसको खत्म मत करो। उसके बाद वही फ्रांस जर्मनी का विरोधी था। फ्रांस उस समय का, तुम कैसे बोल सकते हो? मनुष्य की बुद्धि है, वो कंप्यूटर बना रहा है, वो लगातार खोजें कर रहा है, तो क्यों ना उसे जितना संभववाद है, जितनी पॉसिबिलिटी है, वो होनी चाहिए, तो वो संभववाद करना चालू हुए, पॉसिबिलिटीज करना चालू हो गए। और जैसे ही संभववाद करते हैं,
आप जानते हैं एक ऑप्शन और आता है, वो कहते हैं भैया अब हमें एक काम करना है, हमें दोनों को समायोजन करना है, क्योंकि हमने इतना अतिक्रमण कर दिया है जिससे पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई है, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्यों ना हमें नव निश्चयवाद की अवधारणा के साथ जाना चाहिए। हमें दोनों का, मानव और पर्यावरण दोनों का समायोजन लेना चाहिए। हम विकास कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो दोनों का समायोजन हो, तो नव निश्चय अवधारणा आ जाती है वहीं पर। उसके बाद इस पर भी जैसे ही राजी होते हैं तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यार ठीक है, हमने बहुत देख लिया, अब हमें यह देखना है कि कहां पर क्षेत्रीयता उत्पन्न हो रही है। तो क्षेत्रीय विभेदन क्या है, क्षेत्र में विभेदन क्या चल रहा है, क्षेत्र में कौन कौन से भिन्नताएं हैं, हमें उन पर आधारित करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स के आधार पर हो, चाहे आपका संरचना के आधार पर हो, चाहे आपकी कृषि के आधार पर हो, चाहे आपकी अर्थव्यवस्था के आधार पर हो, चाहे आपकी जेनेसिस के आधार पर हो, किसी के भी आधार पर हो, हमें वो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि एक काम और करो कि अब जब हम क्षेत्रीय की बात करें तो स्पैटियल एनालिसिस करना चालू कर दो। एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो स्पैटियल एनालिसिस की बात कर दो। सेम वही चीज है, कुछ नहीं है इसमें, कि अब हम छोटी छोटी कम्युनिटी को उठाएंगे और वहां के संगठन को देखेंगे किस प्रकार से वो अपना आकृति के आधार पर कैसे सेटलमेंट हो रहा है। छोटी छोटी कम्युनिटी है, तो आप देखते हैं कि उस समय की छोटी छोटी कम्युनिटी कैसे थी कि वनों में रह रही हैं, कोई पर्वतों में रह रहे हैं, कोई मरुस्थल में रह रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी थी। तो वो उसके आधार पर संगठन करना चालू हो गए थे, वो उनको समझना चालू हो गए थे। और धीरे धीरे जब ऐसी चीजें संगठन उत्पन्न हुई तो वो मानवता की बात करना चालू हो गए कि क्या ह्यूमन इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है। तो मानवता परक भूगोल की बात करना चालू हो गए। समझ रहे आप? तो मानव के बारे में अध्ययन करना चालू हो गए कि मानव की कौन कौन सी स्पीसीज है, मानस की कौन कौन सी संरचना है, उनके बारे में चालू हो गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला नवनिश्चयवाद, दूसरा क्षेत्रीय विभेदीकरण, पहला चौथा, और पहला चौथा ऐसा ऑप्शन है आपका डी में ऑप्शन सही है। तो 100% डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन हैटनर, बी ऑप्शन बारेनियस, सी ऑप्शन रिस्टोफेन और डी ऑप्शन जीन प्रून्स। तो जो द्वैतवाद की, ड्वेलिज्म की अवधारणा है, ड्वेलिज्म की अवधारणा है, वो उसके सर्वप्रथम जन्मदाता कौन थे, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हैटनर, बी ऑप्शन बारेनियस, सी ऑप्शन रिस्टोफेन, डी ऑप्शन जीन प्रून्स। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि जब ड्वेलिज्म की विचारधारा थी, तो ड्वेलिज्म का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को बोल रहे हैं पर तो उसके विचार दो हैं। मान लीजिए कि अगर हम यहां पर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आपने दिल्ली के बारे में पॉलिटिक्स के आधार पर बोला, स्ट्रक्चर के आधार पर बोला, हमने यहां पर इकोनॉमिक्स के आधार पर बोला, उसके कल्चर के आधार पर बोला, तो बोला तो दिल्ली के बारे में ही, मेन चीज ये है। तो ये विचारधारा थी, ये किसकी थी, बारेनियस की थी। इन्होंने ड्युअलिटी को उत्पन्न करना चालू कर दिया था, ठीक है। ड्युअलिटी को इन्होंने उत्पन्न करना चालू कर दिया था। और इन्हें बारेनियस को एक चीज याद रखना, इनको क्रमबद्ध भूगोल का, हालांकि आप कहेंगे हमबोल्ट को भी बोला जाता है, इनको भी बोला जाता है क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो इन्हीं को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बारेनियस को, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किस में है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शंस ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल,
बी ऑप्शन आर्थिक और संसाधन भूगोल, सी ऑप्शन जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल और डी ऑप्शन प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। तो भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किस में है, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किस में है, यह आपको बताना है। प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। तो आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल तो आपको दिख भी रहा है। जनसंख्या और अधिवास, जनसंख्या और अधिवास तो दोनों एक ही जैसे है, पॉसिबिलिटी है। आर्थिक संसाधन भी एक ही है, ग्रामीण नगरी भी एक ही है। तो यार डुअलिज्म कहां आ गई? डुअलिज्म तो ये आई ना कि अगर हम प्रदेश की संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और वहां पर वनस्पतियों के बारे में बात करें तो दोनों चीजें अलग हो गई, एक संरचना होगी और एक वनस्पतियां हो गई। तो इसलिए डी ऑप्शन 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, यह दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण किसका है? भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य है वो पूरा करना चाहिए, यह दृष्टिकोण किसका है? ए ऑप्शन पारिस्थितिक संप्रदाय का, बी ऑप्शन अपारिस्थितिक संप्रदाय का, सी ऑप्शन परंपरागत संप्रदाय का और डी ऑप्शन क्रांतिकारी संप्रदाय का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा है। देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज उत्पन्न हो रही है, एक चीज समझ में आ रही है, क्या कि भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। अर्थात समझ रहे हैं कि मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, किस आधार पर करना चाहिए? किसी भी आधार पर। तो ये कैसी बातें होगी? ये एक तरीके से क्रांतिकारी बातचीत तो होगी कि नहीं, आपको मानव की कल्याण की बात करनी होगी, मानव ही कल्याण सबसे ऊपर है, मानव कल्याण ही सब कुछ है, मानव कल्याण की जय हो। समझ रहे? ऐसे कहते हैं ना क्रांतिकारी। किसी भी बात पर सिर्फ एक ही बात पे अड़िग रहना, एक ही बात पर अड़िग रहना, तो ये कहते हैं आपके मानव कल्याण, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके क्रांतिकारी संप्रदाय जो थे वो आपके भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, इस पर जोर दे रहे थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन नियतिवाद, बी ऑप्शन संभववाद, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन नवनियतिवाद और डी ऑप्शन पर्यावरण कारकवाद। तो हंटिंगटन, लुशियन फेब्रे, ग्रिफिथ टेलर और अल्फ्रेड हैटनर। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लफेब्रे नहीं है, ये एल फेब्रे है, यहां पर एल फेब्रे है। ठीक है, तो लुशियन, इनको हम लुशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुशियन बोलते हैं, लुशियन फेब्रे। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि नियतिवाद के समर्थकों में हंटिंगटन थे, जैसे कि अभी आपने बताया था, मानव और सभ्यता की बात की थी, तो यह बात सही है। लुशियन फेब्रे आप जानते हैं संभववाद के समर्थक थे, यह भी सही है। और नवनियतिवाद के ग्रिफिथ टेलर, जैसे कि अभी हमने इस पर काफी देर चर्चा की है, तो ग्रिफिथ टेलर भी थे। पर्यावरण कारकवाद से अल्फ्रेड हैटनर का कोई संबंध ही नहीं था, कोई संबंध नहीं था। ये असल में बात किसी करते थे, ये भौतिक और प्रादेशिक, भौतिक और प्रादेशिक, भौतिक और प्रादेशिकता की बात करते थे। कौन थे आपके? अल्फ्रेड हैटनर। ठीक है, तो आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। भौतिक और प्रादेशिकता की कौन बात करता था? अल्फ्रेड हैटनर। अर्थात ये किसकी बात करते थे? ये आपकी एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते थे, एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते थे, है ना। तो एरियल डिफरेंशिएशन की कौन बात करता था? ये आपके, ये आपके कौन करते थे? ये आपके अल्फ्रेड हैटनर साहब।
तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है? यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कार्ल साबर, बी ऑप्शन स्पार्ट, सी ऑप्शन सैंपल, डी ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। और मैंने आपको ये कराया भी है। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो ऐसे कौन थे आपके? थे ईसी सैंपल साहब। कौन थे? ईसी सैंपल साहब। ये आपकी वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि की बात करते थे, याद रखिए। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। दूसरी चीज ये कहते थे कि वह पृथ्वी की संतान नहीं, यह वह पृथ्वी की संतान है। वह मनुष्य जो है, वह का मतलब मनुष्य, मनुष्य पृथ्वी तल की संतान ही नहीं अपितु वह पृथ्वी तल की संतान ही नहीं अपितु बहुत कुछ है। अर्थात उस पर आप सारी चीजें प्रादेशिकता के स्तर पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ संभावना, आप संभव बात को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, परंतु एक सीमित तौर पर। मनुष्य और नेचर दोनों बराबर की भागीदारी है, उनमें दोनों में समायोजन होना चाहिए। तो सी ऑप्शन 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? यह आपको बताना है। ए ऑप्शन जर्मनी में, बी ऑप्शन फ्रांस में, सी ऑप्शन अमेरिका में और डी ऑप्शन ब्रिटेन में। तो भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, यह किसमें हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किसमें हुआ था? फ्रांस में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? यह आपको बताना है। ए ऑप्शन C.W. क्रिस्टोलर, बी ऑप्शन कार्लो सावर, सी ऑप्शन ई हंटिंगटन और डी ऑप्शन बाइडल डी ब्लास। तो किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंपल सा है, आराम से इसके क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि संभववाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? बाइडल डी ब्लास साहब ने। किसने किया था? बाइडल डी ब्लास साहब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? अर्थात मानव एक निष्क्रिय कारक है और जो पर्यावरणीय कारकों से अर्थात पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात कि पृथ्वी ही या प्रकृति ही सर्वोपरि है। यह बात किससे संबंधित थी? निश्चयवाद, नियतिवाद, प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया और जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है वो था आपका कौन? निश्चयवाद। निश्चयवाद। और ये निश्चयवाद किस पे आधारित था? कि पृथ्वी ही
पृथ्वी ही सर्वोपरि है, अर्थात जो प्रकृति है, पृथ्वी का मतलब यहां पर प्रकृति, प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति जो निर्धारित करती है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या था? निश्चयवाद। क्या निश्चयवाद था? निश्चयवाद नहीं, निश्चयवाद में क्या था कि हम लोग बात कर रहे थे, प्रकृति की बात कर रहे थे। अब यहां पर नियतिवाद, ऑप्शन क्या होगा? याद रखिए क्या होगा? नियतिवाद, क्योंकि यहां हम प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, प्रकृति ही सर्वोपरि है। निश्चयवाद एक अवधारणा थी जो नियतिवाद के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? नियतिवाद के ऊपर थी, जिसमें प्रकृति को हर जगह माना है, प्रकृति निर्धारित करती है मनुष्य की क्या क्रियाशील होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि वहां पर जहां नदी है वहां उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ भूमि है तो वहां पर यह बताया जाता है, प्रकृति निर्धारित करती है कि आपको कौन सी फसल उगानी है, कौन सी फसल नहीं उगानी है, क्योंकि जलवायु भी एक फैक्टर है जो उसके अनुकूल नहीं है। अब मान लीजिए गर्म प्रदेश है, उसमें केसर की खेती की जाए, क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत कम चांसेस है भाई, बहुत कम चांसेस है ना। तो यही कारण है। अब देखभाल करेंगे तो फिर बहुत एक अलग चीज, फिर तो सब पॉसिबिलिटीज तो बहुत कुछ है, पर एक्चुअल में निष्क्रिय कारक सिर्फ नियतिवाद अवधारणा माना है। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि निश्चयवाद और नियतिवाद दोनों दे रखे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। नियति, नियति का मतलब प्रकृति, ये जो वर्ड है ये प्रकृति पर निर्धारित करता है, प्रकृति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था, यह आपको बताना है। ए ऑप्शंस बाइडली ब्लास, बी ऑप्शंस कुमारी सैंपल, सी ऑप्शंस हमबोल्ट और डी ऑप्शन रिटर। तो जल्दी से बताइए कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था, यह आपको बताना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन समर्थक नहीं था, वो था आपका बाइडली ब्लास। वो आपके किसके समर्थक थे? वो आपके संभववाद, संभववाद के समर्थक थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन पेश संकल्पना बाइडल डी ब्लास ने दी थी, रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, लेवेंश्रम, ये लेवेंश्रम की अवधारणा फ्रेडरिक रेडजेल ने दी थी, और व्यवहारवाद की इमैनुअल कांट ने दी थी। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन पेश संकल्पना बाइडली ब्लास, बी ऑप्शन रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, सी ऑप्शन लेवेंश्रम फ्रेडरिक रेडजेल और डी ऑप्शन व्यवहारवाद इमैनुअल कांट। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं पेश संकल्पना आपकी बाइडल डी ब्लास ने दी थी, 100% सही है। रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। लेवेंश्रम अवधारणा अर्थात राज्य जीवंत है, राज्य एक क्या है, एक मनुष्य की भांति जीवंत है, सतत है। अगर राज्य ऐसे नहीं होगा तो राज्य का विनाश निश्चित है। ये लेवेंश्रम की अवधारणा थी, ये लेवेंश्रम में कहा गया था। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने लेवेंश्रम की बात की है, ये भी सही है। व्यवहारवाद आप जानते हैं कि व्यवहारवाद इससे संबंधित नहीं थे, ये किससे संबंधित थे? बॉलपार्ट से संबंधित थे। किससे? बॉलपार्ट से, बॉलपार्ट से संबंधित थे, जिन्होंने 1960 में अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन नव निश्चयवाद, बी ऑप्शन प्रसंभववाद, सी ऑप्शन वातावरण निश्चयवाद और डी ऑप्शन संभववाद। जल्दी से बताइए मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन नव निश्चयवाद,
बी ऑप्शन प्रसंभाववाद, सी ऑप्शन वातावरण निश्चयवाद और डी ऑप्शन संभववाद। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि मानव भूगोल में ना तो प्रसंभववाद, ना ही तो मानव सर्वोपरि इसकी बात की गई थी, ना ही वातावरण निश्चयवाद की बात की गई थी, क्योंकि वातावरण भी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं होगा, और ना ही संभववाद की बात की गई थी। आज के समय में जो सबसे ज्यादा है वो है आपकी नवनिश्चयवाद। याद रखिए, नवनिश्चयवाद, जिसमें हमने क्या बात की थी कि पहले रुको, उसके बाद देखो, उसके बाद जाओ और उसके बाद निश्चय करो। निश्चयवाद कि निश्चय करो, डिसीजन लो। ठीक है, तो स्टॉप, गो, उसके बाद डिटर्मिनिज्म। समझ में आया ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ए ऑप्शन नियतिवाद से, बी ऑप्शन नवनिश्चयवाद से, सी ऑप्शन संभववाद से, डी ऑप्शन मानवतावाद से। तो मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ए ऑप्शन नियतिवाद से, बी ऑप्शन नवनिश्चयवाद से, सी ऑप्शन संभववाद से और डी ऑप्शन मानवतावाद से। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित है और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। अर्थात जीव भौतिकी का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो वातावरण से, मनुष्य या फिर जो भी जीवन है वो आखिर में किससे निर्धारित हो रहे हैं? वो वातावरण से निर्धारित हो रहे हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो है वो किससे निर्धारित की गई है? ऐसी कौन कह सकता है? तो जो प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। और प्रकृति किसको मानती है? नियतिवाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवसन से संबंधित, अर्थात प्रवसन का मतलब क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन, प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? यह आपको बताना है। ए ऑप्शन एवरेस्ली, बी ऑप्शन E.G. राविन्स्टीन, सी ऑप्शन जेलिंस्की और डी ऑप्शन बोरो। जल्दी से बताइए, माइग्रेशन से संबंधित सिद्धांत जो है वो किसने बात की है? जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो प्रवसन से संबंधित आपको किसने की है? यह आपकी जेलिंस्की ने की है। यह आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी से संबंधित एक और है, माइग्रेशन ऑफ लीस्ट, माइग्रेशन ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी। एफर्ट थ्योरी, तो माइग्रेशन ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी वो आपकी किसने दी थी? वो आपकी दी थी जीके जिफ ने। किसने दिया था? जिफ ने। जिफ ने आपकी ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन हम्बल्ट, बी ऑप्शन रिटर, सी ऑप्शन रेडजेल और डी ऑप्शन रिस्टोफेन। तो राज्य का जैविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन हम्बल्ट, बी ऑप्शन रिटर, सी ऑप्शन रेडजेल और सी ऑप्शन डी ऑप्शन रिस्टोफेन। जल्दी से बताइए। तो राज्य का जैविक सिद्धांत किसने दिया था? रेडजेल ने। और आपको पता है कि राज्य का जैविक सिद्धांत का मतलब क्या था कि वहां पर राज्य की कल्पना जो जीव है उसके आधार पर करना चाहते थे कि राज्य भी जीव की तरह
कार्य करता है, अर्थात जिस प्रकार से युवा अवस्था और ये सारी अवस्थाएं होती हैं जीवन की, उसी प्रकार से राज्य का भी एक जीवन होता है, एक युवा होता है, और एक समय बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि राज्य का भी निष्क्रिय स्टार्ट हो जाता है ना। तो राज्य को निष्क्रिय की जगह जैविक के रूप में होना चाहिए और हमेशा सतत परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो ये रेड जेल की अवधारणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लेविन्सरम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, यह आपको बताना है। लेविन्सरम, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये किसने अवधारणा प्रतिपादन किया था, तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसने किया था, तो कार्ल हासोफोर ने। किसने किया था, कार्ल हासोफोर ने। ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको जो शब्द है, ये शब्द किसने रखा था, तो वो आपके फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने, फ्रेडरिक रेडजेल ने। फ्रेडरिक रेडजेल ने ये शब्द दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी, अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। तो भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपके कौन थे, कार्ल ओ सावर। कौन थे, कार्ल ओ सावर। भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी, किसने की थी, कार्ल ओ सावर ने। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, अर्थशास्त्री दे रखे और सिद्धांत दे रखे, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शंस WM जेविन्स, हायाके, JR हिक्स और हैट्रे। ये कुछ सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, आराम से आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है, ये याद रखिए। ए का दूसरा WM जेविन्स है, इन्होंने सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हायाके ने अतिनिवेश का सिद्धांत दिया था, अर्थात ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी थी हायाके ने, याद रखिए। JR हिक्स ने गुणक तुरक अंतःक्रिया दी थी, ये याद रखिए। और हार्ट्रे ने मौद्रिक सिद्धांत दिया था। मौद्रिक जो सिद्धांत था वो आपके हार्ट्रे साहब ने दिया था। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है हार्ट्रे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान है, संकल्पना है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कार्लो सावर अपरदंशक अवस्थिति यानी कार्लो सावर ने इनमें से कौन सी संकल्पना दी थी, और ये आपके विद्वान है, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि कार्लो सावर ने आपकी कौन सी दी थी, भूदृश्यावली दी थी। ए का थर्ड ऑप्शन 100% सही है, ये याद रखिए, 100% है। अल्फ्रेड हैटनर ने क्षेत्रीय विज्ञान की बात की थी, यह आपको पता है, किसकी बात की थी, क्षेत्रीय विज्ञान की बात की थी। ठीक है, ये याद रखिए। पीटर हैगेट ने स्पैटियल एनालिसिस की बात की थी, अवस्थितिक विश्लेषण की बात की थी। और विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्र की बात की थी, है ना। तो ये थोड़े से ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए का आपका तीसरा और ए का आपका तीसरा, सी ऑप्शन 100% सही है, बाकी के सभी गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, उपांत क्षेत्र संकल्पना। बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। उपांत क्षेत्र संकल्पना की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर रेमलैंड की बात कर रहे हैं, किसकी, रेमलैंड की बात कर रहे हैं। तो रेमलैंड की जो संकल्पना थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या है, फेयर ग्रीव, बी ऑप्शन स्पाइकमैन, सी ऑप्शन डी सेवर स्काई और डी ऑप्शन कोहिन। जल्दी से बताइए,
रिमलैंड की अवधारणा जो है वो किसने की थी? तो वो किसने दी थी? वो आपके स्पाइकमैन साहब ने दी थी। किसने दी थी? स्पाइकमैन सिद्धांत ने दी थी। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिमलैंड का विस्तार कब बताया था? मैकेंडर की जो हार्टलैंड थ्योरी थी, मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी के जो बाहर का क्षेत्र था अर्धचंद्राकार वाला, बाहर का क्षेत्र कौन सा था? अर्धचंद्राकार वाला, वो इन्होंने बात की थी। तो ये कौन थे? स्पाइकमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन हर्बर्टसन, बी ऑप्शन टेलर, सी ऑप्शन बार्डली ब्लास, डी ऑप्शन डिमांजिया। तो जल्दी से बताइए, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? वो आपके बार्डली ब्लास थे। कौन थे? बार्डली ब्लास। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों सिद्धांत विद्वान में कौन सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। कोटि आकार का नियम आपके जी के जेफ ने दिया था। संकेंद्रीय क्षेत्र पेटी सिद्धांत बर्गेस साहब ने दिया था। मल्टीप्लाई न्यूक्लियर थ्योरी, जिसे हम कहते हैं बहुनामिक सिद्धांत, वो आपके बेरी ने दिया था। और केंद्र स्थल सिद्धांत आपके क्रिस्टोलर ने दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित युग्मों या सिद्धांत या विद्वानों में से कौन सम्मिलित नहीं है? यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई न्यूक्लियर थ्योरी, कौन सी? मल्टीप्लाई न्यूक्लियर थ्योरी, इसके कौन थे? इसके कौन थे? आपके हैरिस एंड उल्मान। हैरिस एंड उल्मान, हैरिस एंड उल्मान थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1945 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है कि ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? यह आपको बताना है कि बर्गेस का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, होमर हयाट का प्रखंडीय सिद्धांत सेक्टोरल थ्योरी, हैरिस एंड उल्मान का बहुकेंद्रीय सिद्धांत और क्रिस्टोलर का कोटि आकार सिद्धांत। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो आप जानते हैं कि क्रिस्टोलर का क्या था? क्रिस्टोलर का कोटि आकार सिद्धांत नहीं था, यह था आपका कौन सा? याद रखिए, कौन सा? आपका केंद्र स्थल सिद्धांत। केंद्र स्थल सिद्धांत। ठीक है, तो क्रिस्टोलर का आपका केंद्र स्थल सिद्धांत था, बाकी के सभी आपके सही है, डी ऑप्शन गलत है। कोटि आकार का नियम आप जानते हैं कि जी के जिफ ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है। ए ऑप्शन संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, बी ऑप्शन सेक्टोरल थ्योरी, सी ऑप्शन केंद्र स्थल सिद्धांत और डी ऑप्शन बहुकेंद्रीय सिद्धांत। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन समूह से संबंधित नहीं है, अर्थात सारे समूह एक जैसे होंगे, बाकी का डिफरेंट होंगे। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, याद रखिए, केंद्र स्थल सिद्धांत जो था वो ग्रामीण और नगरी के आधार पर था। किसके आधार पर था? ग्रामीण और नगरी के आधार पर। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सी ऑप्शन 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? यह आपको बताना है। ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री,
ठीक। और हाँ, एक चीज और मैं आपको इसमें पीछे वाले में बताना चाहूंगा कि जो केंद्रीय शुल्क सिद्धांत है ये आपका इंडस्ट्री के आधार पर है, इंडस्ट्री के आधार पर है, परंतु ये और ये हैं, ये किसके आधार पर है, ये आपके आधार पर कौन से है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के आधार पर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन मैकेंडर, बी ऑप्शन हार्टसॉन, सी ऑप्शन मार्टोनी और डी ऑप्शन डिमांजिया। जल्दी से बताइए, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, तो वो कौन थे, वो आपके थे कौन, स्ट्रैबो। कौन थे, सॉरी, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना के प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपके थे मैकेंडर। कौन थे, मैकेंडर। ये आपको ध्यान में रखना है। 1904 में इसका प्रतिपादन किया था और 1919 में इसको संशोधन किया था, और 1919 में इसको हार्टलैंड थ्योरी, क्या, हार्टलैंड थ्योरी कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये तो खैर हम कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक आपके मैकेंडर, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई बात नहीं। ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, तो ज्योग्राफिकल ट्रीटीज है उसकी संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ए ऑप्शन पॉलीबियस, बी ऑप्शन स्ट्रैबो, सी ऑप्शन टोल्मी और डी ऑप्शन पोसिडोनियस। तो जल्दी से बताइए, ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की स्थापना जो है वो किसने की थी, यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन स्ट्रैबो, कौन है, स्ट्रैबो, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट फेमस है ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना, वो किसने की थी, स्ट्रैबो ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉन स्ट्राटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोल वेत्ता द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन टेलर, बी ऑप्शन ब्लैंचार्ड, सी ऑप्शन हर्बर्टसन और डी ऑप्शन हार्टसॉन। चलिए इसे बताइए, जॉन स्ट्राटा थ्योरी, इसकी प्रतिपादन जो है वो किस भूगोल वेत्ता द्वारा किया गया था। देखिए, जॉन स्ट्राटा थ्योरी ये आपकी ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी थी। किसने दी थी, ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी थी। और इसका संबंध मानव प्रजातियों से था, किससे था, मानव प्रजातियों से था, ये आपको ध्यान में रखना है। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन फ्रेडरिक रेडजेल, बी ऑप्शन ईसा बोमेन, सी ऑप्शन बार्टल डी ब्लास और डी ऑप्शन कार्ल सावर। कार्ल सावर, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो किसने किया था, फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने किया था, फ्रेडरिक रेडजेल ने, ये आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं। विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था, तो यह आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन डी एफ डाइट द्वारा, बी ऑप्शन जे आर लैशन द्वारा, सी ऑप्शन जे आर बोर्डविल द्वारा और डी ऑप्शन ए आर क्विंक्सली द्वारा, है ना। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जितना भी बोर्डविल है, बोर्डविल ने, आप जानते हैं कि ये विकास ध्रुव की संकल्पना की बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, बढ़िया रहें, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। तो दिवाली बहुत धूमधाम से मनाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना।
ठीक, बाय।